क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड लास्ट अमाउंट दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। साल की शुरुआत में 2 लाख के इक्विपमेंट थे और साल के एंड में 2,20,000 रुपए के हो गए जी, बढ़ गए। मान लेते हैं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इक्विपमेंट के बारे में, मतलब ये 20,000 की परचेज ऑफ इक्विपमेंट है। एसेट परचेज करते हैं तो ना इनकम होता ना एक्सपेंस होता, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सिंपल पुरानी बैलेंस शीट में 2 लाख, नई बैलेंस शीट में 2,20,000। एडजस्टमेंट देखते हैं कुछ लिखा हुआ है क्या? तो पेमेंट साइड में लिखा हुआ है इक्विपमेंट परचेज करें 50,000 के, 50,000 के। तो जिसकी चीज की आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वहां अकाउंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2,20,000, परचेज 50,000। अब सोचो 2 लाख का सामान है, 50,000 का परचेज करा है, तो टोटल तो 2,50,000 का होना चाहिए, लेकिन टोटल सिर्फ 2 लाख का दिखा, 2,20,000 का दिखा रहा है। तो इसका मतलब 3,000 का या तो डेप्रिसिएशन है या सेल है। क्या प्रेज्यूम करें? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, सेल हर साल नहीं होती। तो अकाउंट बनाकर क्या मिल गया सर? हमें एक्सपेंस मिल गया इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि आपको डेबिट साइड में लिखना होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए कि सरप्लस है डेफिसिट है। इसका सरप्लस कितना होगा? राइट 20 क्वेश्चन का आंसर क्या है जी? सर 29,000 सरप्लस आ रहा है। 29,000 सरप्लस आ रहा है जी बच्चे का। तो 49,000 49,000 सरप्लस आ रहा है जी दो बच्चों का। और 49 मेजॉरिटी 49 की तरफ है। क्लास के बाद 29 वाले पढ़ने वालों से डिस्कस कर लें एक बार कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, कौन सा अमाउंट अलग है। कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following will not appear in receipt and payment account? Receipt and payment account में इनमें से कौन सी आइटम नहीं आएगी ये बताना। तो जिस पॉइंट के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, बैंक इन्वॉल्व नहीं, मतलब जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन वो वाले ढूंढ लो। क्योंकि अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो रिसीट पेमेंट में आएगी। पहले में लिखा हुआ है कि सैलरी पेड, पैसा गया, रिसीट पेमेंट में आएगा। पॉइंट नंबर बी सेल ऑफ गुड्स बेची है, पैसा आ रहा है, रिसीट पेमेंट में आएगा। पॉइंट नंबर सी फर्नीचर 1 लाख विल नाउ अपीयर एट 80,000। फर्नीचर की बुक वैल्यू चेंज हुई है, पहले 1 लाख का था 80,000 का हो गया, मतलब 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में कैश आता है कि जाता है? नो फ्लो, ये रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा। सी ऑप्शन आंसर होगा। डी भी पढ़ लेते हैं। बैंक बॉडी का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक के रिसीट पेमेंट में आते हैं। ये जो डी ऑप्शन है ये रिसीट पेमेंट में किस साइड आता है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आता है। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का डेबिट में आता है, बैंक बॉडी है तो अपोजिट साइड पहुंच जाएगा क्रेडिट साइड। और क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर रिटायरमेंट। फॉर्मेट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और आगे भी जो 85 के आसपास।
करते हैं जी स्टार्ट। एबीसी तीन पार्टनर है और रेशियो दे रखी है 1/2 1/3 1/6। 1/2 1/3 1/6 एलसीएम लेंगे सर तो ये 3 to 1 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 to 1 बन जाएगा। 31 मार्च 2020 की पोजीशन है जी। बैलेंस शीट दे रखी है। सिद्धार्थ आपके बारे में पता है बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी आइटम है जिसे बिना बैलेंस एडजस्ट करना? सिद्धार्थ आप बता। हां जी बिल्कुल सी जी। एसेट साइड में जो पीएनएल दिया हुआ है ना सर, ये 5 शेयर का प्रॉफिट या लॉस होता है, ये बिना कुछ कहे हमें खत्म करना होता है। राष्ट्री ये प्रॉफिट है कि लॉस? हां जी लॉस है जी, क्योंकि पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में है। एसेट साइड में डेबिट बैलेंस होते हैं। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस हो तो लॉस। खत्म करने की एंट्री बताएं जिसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सिंपल सी बात सर, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा और लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगी। यदि पता है कौन सी रेशियो में करने वाली एंट्री? ओल्ड रेशियो में सर गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में, उसके अलावा सारी एंट्री ओल्ड रेशियो में होती है। मैं लिख रहा हूं 2 पीएनएल $600 $400 $200। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देखिए। आगे लिखा है जी बी रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। जो सर भी चला गया जी। अगर क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो ना दे रखी हो, सैक्रिफाइसिंग गेन रेशियो ना दे रखी हो, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी? यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो, जो बची हुई रेशियो होती है। पॉइंट नंबर 1 बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 7000। यदि आप बताएं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखें? क्रेडिट साइड में लिखेंगे सर 7000 बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना, डेप्रिसिएट का उल्टा एप्रिसिएट होता है। डेप्रिसिएट में वैल्यू घटती है, एप्रिसिएट में बढ़ती है। फायदा हो गया जी। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी लिखे हैं? 30,000। बैलेंस शीट में बिल्डिंग ऐड होकर के आ जाएगी सर 30,000। 23,000 की है, 7,000 से बढ़ गई, 30,000 की हो गई। पॉइंट नंबर 2 कार्तिक बताएं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखें? डेबिट साइड बिल्कुल सही है सर। डेटर में हमें लगता है कि 5% पैसा मर सकता है, ये नुकसान हो गया। नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। टू ये अमाउंट बताएं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000 के डेटर हैं, 5% का रेट है, ये 400 रुपए आ गए जी, 400 रुपीस। आगे जैसे कि आपकी बारी है जी, बैलेंस शीट में बताएं डेटर कितने लिखे? डेटर कितने लिखे ये बताओ बस। 8000 बिल्कुल सही है जी। किसने आप बताएं जी। आगे प्रोविजन डेटर 8000 के हैं, वो कम नहीं होंगे प्रोविजन से।
डेटर इज अ सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन इज अ सेपरेट अकाउंट। बैड डेट होता तो डेटर घटा करके लिखते। पॉइंट नंबर 3 पे बाद में आते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आ गए। फर्म हैड टू पे 3000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। ट्राई करेंगे आगे। प्रॉफिट के लॉस का लगता है। इंजर्ड एम्प्लॉय को पैसे दिए हमने तो हमारे प्रॉफिट के लॉस। लॉस है सर, ये लॉस डेबिट साइड में आता। अक्षर आपकी बारी। पॉइंट नंबर 4 में और कहां एडजस्टमेंट करें और कहां इसका इफेक्ट आएगा। ये डेबिट इफेक्ट तो हो गया, दूसरा इम्पैक्ट कहां आना चाहिए इसका। प्रभाव प्रभाव सर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में डालो कैश प्लस के माइनस माइनस हो जाएगा। ये पेड कर रहा है पैसे तो कैश कम कर दो ना। 7700 रुपीस कैश है, 3000 की हमने पेमेंट कर दी। अभी ऑटो में नहीं लिख रहा क्योंकि उसका और कुछ प्लस माइनस करने को आ जाए, कहीं से पैसा आ रहा हो या कहीं पैसा जा रहा हो। कैश कैसे कम? हां जी, इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, कैश अकाउंट। बिल्कुल। दूसरा बताओ क्या ट्रीटमेंट आपको लग रहा है, क्या हो सकता है? ये सर मैं कह रहा था कि अगर मैं इसको सीरियल ऐसे करके दिखा देता हूं, बस सीधा 47 में लिख दें। नहीं, 10 करके जो लेबर लेजर में पड़ेगा ना आपको, कोई अमाउंट कैसे आया तो हमें दिखाना पड़ेगा। ये तो लेजर बना वर्किंग और लेस करके दिखाना। पॉइंट नंबर 5 पर आ गए जी। पेटेंट्स वर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस। बताएं प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? काइंड आपके बारे लॉस हुआ है जी। लॉस डेबिट साइड में आता है। कितनी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका? बैलेंस शीट में कहां क्या लिखूं? बिल्कुल बैलेंस शीट में पेटेंट मत लिखो, सेकंड इफेक्ट अपने आप आ गया। पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई, पूरा लॉस हो गया, तो हमने यहां पर 600 रुपए डेबिट कर दिए और बैलेंस शीट में 600 रुपए माइनस कर दिए, तो जीरो हो गया। जीरो गेट लिखते हैं और बैलेंस शीट में लिखना नहीं है, इसका इफेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 3000 रुपए अभी दे दीजिए मिस्टर बी को और बाकी जो बच गया कैपिटल में उसको लोन में ट्रांसफर करना है। तो पॉइंट नंबर 6 नहीं होता तो क्या करते आप? सारा का सारा लोन में ट्रांसफर करते। जितना भी बैलेंस है वो सारा का सारा लोन में ट्रांसफर करते। क्वेश्चन मन में नहीं किया था हमने, इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि 3000 रुपए ट्रांसफर मत करना लोन में, वो पे कर दो, बाकी ट्रांसफर करना लो। 3000 रुपए पे कर दो मिस्टर बी को। ₹1700 रुपए कैश बच गया। तो यहाँ पे तो 20 कैपिटल अकाउंट की सभी यहाँ पे स्पेस लिमिटेड होता है तो इसमें लिए कोई रिजिडिटी नहीं होती कि एग्जैक्ट ये टर्म होनी चाहिए। जब जनरल एंट्री करनी होती है तब हमारे पास फिक्स होता है कि ये टर्म इस्तेमाल करें। अगर तो दी गई तो मार्च में पॉइंट नंबर 3 गुडविल वाला पॉइंट रह गया कि उसके अलावा सारे पॉइंट खत्म हो गए। एसेट में कोई रिवैल्यूएशन नहीं बची, निकालते नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट आ रहा है सर 3000 रुपए का। दीदी का एंट्री बताएं प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। चलो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कौन कौन सी आइटम एसेट साइड में रह गई? पहली आइटम कैश हो गया, सेकंड आइटम डेटर हो गया, थर्ड आइटम पेमेंट हो गया, नेक्स्ट आइटम स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो ये एज इट इज नई बैलेंस शीट में कैरी रहेगी। बिल्डिंग हो गया, पीएनएल खत्म हो गया, एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है सर हमारी। टोटल भी कर सकते हैं हम चाहें, कुछ बचा नहीं एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में आते हैं सर, क्रेडिटर दे रखी है पहली आइटम, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे 13590। मैं कैपिटल किस किस की आएगी? ए और सी, ए और सी। कार्तिक और कौन सी आइटम बच गई बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड? बिल्कुल सही है, 20 जरूर बच गया। कैपिटल बैलेंस शीट करने के बाद आएगी, लोन कैलकुलेट करने के बाद आएगा, अदरवाइज बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अभी गुडविल की एंट्री बचेगी। और ये पॉइंट नंबर 3 में सर पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा गेनिंग रेशियो ये है कि न्यू रेशियो ये है, तो हमारी प्रिजम्पशन चलेगी 3:1 की रेशियो थी, बी चला गया 2 वाला, तो 3 और 1 वाले बच गए। यही गेनिंग रेशियो है, यही न्यू रेशियो है। इसके साथ कोई एंट्री बतानी गुडविल की? A is capital account debit, बिल्कुल सही है। C is capital account debit, बिल्कुल सही है। आगे 2B is capital account, सर B रिटायर हो रहा है, a retiring partner is always a sacrificing partner। B तो क्रेडिट में बैठेगा ही बैठेगा। A और C रिमेनिंग पार्टनर हैं, वो गेनिंग पार्टनर हैं। एंट्री में गेनिंग पार्टनर डेबिट में बैठता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में बैठता है। किसने मुझे बी का अमाउंट में हेल्प है? 18,000 की पूरी गुडविल है और बी का शेयर 1/3, तो ये 6,000 आ गया। अंश ए के अमाउंट में हेल्प है, 6,000 रुपए ए और सी लेकर के देंगे गेनिंग रेशियो में। ए में कितना मल्टीप्लाई करूं? गेनिंग रेशियो देखो 3:1 है, ए में कितना हुआ? 3/4। बी सी में कितना हुआ? 1/4। सही है जी। सर बट 3:1 तो न्यू रेशियो हो गई ना सर? न्यू भी वही, गेनिंग भी वही। दिस इज द प्रिजम्पशन। एंट्री क्वेश्चन में मांगी नहीं है, हम अपने वर्किंग नोट में करते हैं, अपने नॉलेज के लिए करते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ताकि डायरेक्ट लेजर करने में गलतियां हो जाती हैं। उसको लगता है डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकता है, बिना एंट्री लिखे वो डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकता है। एंट्री करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के लिए पहले एंट्री करवाना पड़ती है। ए डेबिट हो रहा है 4500 से, सी डेबिट हो रहा है 1500 से। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 2B is capital। B क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, लेकिन डेबिट में दो है, A अलग है और C अलग है, तो ये 6,000 हम स्प्लिट करेंगे, 4500 अलग, 1500 अलग। By A is capital, by C is capital। क्या काम रह गया जी? अब सारी स्टार्ट कंप्लीट कर चुके हैं आप। सबसे पहले हमें निकालना है बी का बैलेंस। अक्षर क्या नाम है इस बैलेंस को?
बिल्कुल सही है। टू बीज लोन अमाउंट चेक करें, सही आ रहा है। बीज लोन मिल गया हमें 13,600। देखो क्या नाम है इसका, बैलेंस कोई के बैलेंस। हाँ जी सिद्धार्थ, सर बैलेंस सीडी बिल्कुल सही है। हर एक गैलरी में जो बैलेंस बचता है उसे बैलेंस शीट कहते हैं। इनर कॉलम में लिखनी है, आउटर कॉलम में लिखनी है, आपकी इच्छा। बैलेंस शीट के सामने ही लिख सकते हैं वाला अमाउंट, हमें दोबारा बैलेंस शीट नहीं लिखना पड़ेगा। थोड़ा कितना आ रहा है? क्वेश्चन में क्या नया सीखा सर हमने पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में? तो पॉइंट नंबर 6, पिछले क्वेश्चन में सारा का सारा लोन में ट्रांसफर कर दिया था। इसमें क्या देखा कि थोड़ा पार्टली पेमेंट करी है, कुछ पेमेंट कैश में करी है और बाकी का अमाउंट हमने लोन में ट्रांसफर करा। कुछ एस्टिमेट अलग देखी जो एग्जाम में शायद गलत हो सकती थी, जैसे कि पॉइंट नंबर 4 इंजर्ड एम्प्लॉय को पेमेंट कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो लिखाएंगे, सेकंड इफेक्ट समझ में नहीं आता इसका स्टूडेंट को। लायबिलिटी है, इसको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से कंपेयर करते हैं, सिंपल सी बात है, पे करा कैश कम हो गया बात। पॉइंट नंबर 5 पेटेंट वैल्यू लेस हो गई, पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई थी पेटेंट, तो एक एसेट गायब हो गई, समझ लीजिए पूरा पूरा लॉस है और बैलेंस शीट में कहीं आएगा नहीं। सेकंड इम्पैक्ट ये हो गया इसका, ये आइटम हमने हटा दिया तो सेकंड इम्पैक्ट ये हो गया इसका। क्वेश्चन में कैश अकाउंट बोला हुआ बैलेंस बी 77 बाय बीज कैपिटल बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में इंजर्ड एम्प्लॉय और बाय बैलेंस शीट। थ्रू बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 7700, दो पेमेंट करी वो क्रेडिट साइड बाय बीज कैपिटल अकाउंट 3000 रुपए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में इंजर्ड एम्प्लॉय 3000 बाय बैलेंस शीट 1700। बनाइए फिर से फॉर्मेट। क्वेश्चन 3 से पहले 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे पहले। XYZ पार्टनर है फर्म में 31 मार्च 2020 को Z रिटायर होता है फर्म से, बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बारे में जल्दी बताओ, बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी आइटम है जिसे बिना का एडजस्ट करना, इसके बारे में चलते हैं। जज आपके बारे में बैलेंस शीट में बताइए ऐसी कौन सी आइटम है जिसे बिना कहे एडजस्ट करना है। कोड क्वेश्चन करें दोस्तों, कोड टाइम बताओ, कोड क्वेश्चन। नहीं, बैलेंस शीट में एक भी आइटम ऐसी नहीं है जिसे बिना कहे एडजस्ट करो। हमें एडजस्ट करने होते हैं प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व। पूरी बैलेंस शीट में ना प्रॉफिट है ना लॉस ना रिजर्व। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, ये हमें हमारी कंपनी में क्लेम आया हुआ है, हमें किसी को पैसे देने हैं, उस पे केस चल रहा है हम पर, तो हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, उसका प्रोविजन लिखा हुआ हमने। ये सिंपल लायबिलिटी, प्रॉफिट या लॉस नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट में कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जिसे बिना कहे एडजस्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट्स रिटायरमेंट इट वाज एग्रीड दैट लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 105 डिस्क्रिप्ट आप बताएंगे। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ लैंड बिल्डिंग में? प्रॉफिट हुआ है। कितना आप बताएं, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूं? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 105% लिखा हुआ है, ये 5% कैसे कर रहे हैं सर? 105% रिवाइज वैल्यू दे रखी है। रिवैल्यूड एट 105% का मतलब नए वाली वैल्यू पुराने वाली वैल्यू का 105% है। 2 लाख का 105% करा, 2,10,000 आया, ये नए वाली वैल्यू आई, पुरानी 2 लाख है, दोनों को माइनस करा तो चेंज वाला अमाउंट पता लगता है। ये मैंने डेबिट में लिख दिया गलती से। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। और आपकी बारी थी, फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 20, क्या लगता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लग गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ है सर, लॉस डेबिट साइड में आता है। अक्षत अमाउंट बताएं। बताओ कितना है? तो बैलेंस शीट में कितना लिखूं फर्नीचर? 70,000। 87,500 का था, 17,500 से कम हो गया तो बच गया 70,000, बचा हुआ था जी बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। सिद्धार्थ आपकी बारी। डेटर का 5% कैलकुलेट करके बताओ कितना है? बाकी सब सुने, बोले नहीं, अपने बारी का वेट करें। 1,000 रुपया है। नया प्रोविजन जो है वो 1,000 है, पुराना प्रोविजन जो है वो 500 रुपए। प्रॉफिट के लॉस? लॉस है जी 500 का। हमें प्रोविजन हमें लगता है 1,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 500 रुपए का ही प्रोविजन बनाया था, और प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट है 500 रुपए। आगामी डेटर कितना लिखना है बैलेंस शीट में? डेटर 20,000। फिर प्रोविजन कितना लिखें? 1,000। नया वाला लेटेस्ट वाला प्रोविजन आएगा जी बैलेंस शीट में। डेटर कम नहीं होंगे, डेटर सिर्फ एडेड से कम होते हैं, प्रोविजन से नहीं। एंड प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड 60,000। बताइए प्रॉफिट के लॉस?
लॉस है जी, लॉस आएगा डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, हमने प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम कैलकुलेट कर रखा था 57,500। अब लगता है कि 60,000 रुपीस देने पड़ सकते हैं, 2500 रुपए और ज्यादा देने पड़ सकते हैं। 2500 से लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस होता है, लॉस डेबिट में आता है। और बैलेंस शीट में जो लेटेस्ट फिगर है लायबिलिटी की, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 60,000। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि प्रोविजन की वैल्यू करी गई 60,000 रुपीस। आगे बढ़ लेते हैं, कोई न्यू ईयर गेनिंग रेशियो तो नहीं दे रखी। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि Z को पूरी पेमेंट कर दो, मतलब हमारी नई बैलेंस शीट में Z लोन नहीं आएगा, सारी पेमेंट करना है क्योंकि X and Y borrowed the necessary amount from the bank on the security of building to pay off debt। मतलब क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि Z को पैसे तो पूरे देने हैं लेकिन फॉर्म में इतना पैसा है नहीं, तो रिमेनिंग पार्टनर बैंक से लोन ले लेते हैं और उसको पे कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में एक नई लायबिलिटी आएगी बैंक लोन के नाम। इस बार Z लोन नहीं आएगा, बैंक लोन आएगा। अमाउंट भी कैलकुलेट करना है लोगों को। लास्ट में प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, बैलेंस शीट का क्वेश्चन खत्म हो गया जी। मतलब अगेन इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी न्यू रेशियो। 5:3:2 की रेशियो है, ओल्ड पता है नहीं किसकी वाली चल रही, न्यू रेशियो बता। 5:3 क्योंकि इस बार मिस्टर Z गया है ना पार्टनर, तो गेनिंग रेशियो 5:3 होगी। कार्तिक गेनिंग रेशियो बता। 5:3 गेनिंग रेशियो है, 5:3 न्यू रेशियो है। फिर एंट्री बताएं टोटल की। फिर X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट टू स्टार्टिंग से बताना धीरे धीरे। X कैपिटल डेबिट, ठीक है, Y कैपिटल डेबिट टू Z कैपिटल। सही है जी। Z रिटायर हो रहा है सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, Z को बिठाओ क्रेडिट में, X और Y गेनिंग पार्टनर है, उनको बिठाओ डेबिट में। X और Y डेबिट होंगे और Z क्रेडिट होगा। इसके अमाउंट निकालने में हेल्प करें मेरी Z का 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। 5:3:2 की रेशियो है तो 2/10 Z का शेयर बना। 12,000 आ गए, 12,000। कृष्णा आपकी बारी जी, X और Y का अमाउंट निकालने में हेल्प करें। 5/8 और 3/8, 5:3 गेनिंग रेशियो है क्योंकि, तो 5/8 3/8 कितना है अमाउंट है? हाँ जी, X डेबिट हो रहा है 7,500 से, Y डेबिट हो रहा है 4,500 से। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 2Z कैपिटल। YX कैपिटल Z क्रेडिट हो गया, Y कैपिटल अगेन Z क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट लॉस पार्टनर की रिवैल्यूएशन का सारे आइटम खत्म। टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 20,500, इसका मतलब 10,500 का लॉस। आपको प्रॉफिट लॉस की ध्यान देना है, तो याद करने की। इधर बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट डाल देना, यहाँ डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट डाल देना। प्रॉफिट लॉस तो लिखोगे मत, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
अपने यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल लगाओ, प्रॉफिट लॉस मेंशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एंट्री तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल होती है, प्रॉफिट लॉस एंट्री में तो आता नहीं। होल रेशियो जी 5:3:2 कितना है ये x का और y z का 3:1:5:2 और z का यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ पर डेबिट में आएगा 5250 3150 2100 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में चाहे तो मेंशन कर सकते हैं लॉस ऑप्शनल। तो रिवैल्यूएशन में बैंक लोन नहीं आता, रिवैल्यूएशन में बैंक लोन तो पहले बैंक लोन लेने से प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लायबिलिटी भी बढ़ती है। हाँ जी, लायबिलिटी बढ़ती है। मैंने पूछा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस होता है। लॉस कैसे होता है? बैंक लोन लेने के अंदर आती है बैंक अकाउंट है तो बैंक लोन एक एसेट बढ़ी और एक लायबिलिटी बढ़ी, ना प्रॉफिट होना लॉस हो। लोन लेने से या लोन रीपे करने से ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। जब उसका इंटरेस्ट पे करेंगे 1 साल के बाद वो लॉस होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि सर लायबिलिटी बढ़ना लॉस वाली बात है, इसलिए मुझे लग रहा है कि बैंक लोन आना चाहिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट भी तो बढ़ रही है। देखिए मैं बैंक लोन अगर लेता हूँ तो लायबिलिटी में बैंक लोन बढ़ेगा और एसेट में बैंक बढ़ेगा। उसके बाद जब मैं जेड को पैसा दूंगा तो जेड की कैपिटल घटेगी और इधर से बैंक घटेगा, तो सारे तरह डुअल इम्पैक्ट है। प्रॉफिट लॉस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। जब लायबिलिटी बढ़े और कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट कुछ ना बढ़े, जैसे क्रेडिटर को ज्यादा पैसा देने, प्रोविजन को टीम ज्यादा पैसा देना, सेकंड इम्पैक्ट कुछ है नहीं इसका, पैसे तो आने ही बदले में तो वो लॉस हुआ ना। बैंक वाले हमें लोन दे रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, बैंक भी तो बढ़ रहा है, बैंक का ना बढ़ रहा होता तो लायबिलिटी बढ़ रही तो लॉस है। चलिए कौन सी आइटम ऐसे रह गई बैलेंस शीट में जिसे बिना के एडजस्ट कर रहे हैं? पहली आइटम है तो बैंक तो गायब हो जाएगा, वैसे भी बैंक तो बैलेंस शीट में आएगा ही। डेटा हो चुके हैं, स्टॉक लिमिट स्टॉक लिमिट फर्नीचर हो चुका है, लैंड बिल्डिंग हो चुका है, कंप्लीट हो गई ये सेट साइड। लायबिलिटी साइड पे आते हैं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, लिख दें एज इट इज। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं, लिख दें एज इट इज। आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई चेंज नहीं, लिख दें एज इट इज। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम ऑलरेडी लिखा जा चुका है। कैपिटल आनी है सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की, और बैंक लोन नाम की एक नई लायबिलिटी आएगी। रिवैल्यूएशन अमाउंट खत्म हो चुका है, बची हुई सारी एसेट लायबिलिटी में लिख दी, गुडविल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जेड को पैसे दो नहीं भगाओ, टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 83,000, $2,100
डेबिट बैलेंस जो लॉस की वजह से घट गया, तो बैलेंस बचा 80,900। बैंक बैलेंस कितना बचा हुआ हमारे पास? 20,000। बाकी बैंक लोन ले लो। बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस फिगर लिखने की हेल्प से हमें वर्किंग नोट में ये काम नहीं करना पड़ा, इससे बच गया। वरना वर्किंग नोट में कैलकुलेटर दिखाना पड़ता बैंक लोन का अमाउंट कैसे आया। तो हमने क्या करा, जितना भी बैलेंस आ रहा है बी का सॉरी जेड का, हमने 20,000 रुपये दे दिए, जो अवेलेबल कैश था 20,000 रुपये दे दिया। उसके बाद जितना बैलेंस बचा बैंक लोन ले लिया, बैलेंसिंग फिगर। टोटल हमें दे रहे थे 80,900। these are already existing बैंक बैलेंस था वो दे दिया हमने, और बैलेंस जो कम पड़े, जितने पैसे कम पड़े तो हमने बैंक लोन ले लिया। बैलेंस शीट में एक नई लायबिलिटी आ जाएगी बैंक लोन के नाम। हाँ जी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक लोन। बिल्कुल वो भी फिक्स करना है, कमांड एंट्री करते हैं, मैं कमांड एंट्री करता हूं। जितना भी बैलेंस x और z का बचा है, x और y का, उसे बैलेंस रीडिंग के नाम से लिख देंगे 127,000। कितना है जी बैलेंस? 1,40,750। 750 के 250? 250 आंसर तो लगा। चेक करें बैलेंस का फिर से, कैलकुलेशन चेक नहीं हुई। 250 आया। पूरा सही है, 1,142 कर ले सर। तो फाइनल पेमेंट तो लड़ गया लगा के चलिए 114,250। y का पता है कितना बैलेंस आ रहा? 82,350। y का आ गया 82,350। पूरा बैलेंस शीट करके देखिए एक बार सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें आंसर अलग दे रहा था। टैली करें बैलेंस शीट का दोनों साइड का, मैच हो रहा है कि नहीं और कितना आ रहा है। पैसा आ रहा है। तो हमारा 30,000 का
बोला ना कितना आ रहा है 3,80,000 आंसर करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या क्या नया सीखा सर? पॉइंट नंबर तो 4 का कि जेड को पूरी पेमेंट करनी है और बाकी बचा लोन लेना है, तो पार्टनर लोन की जगह बैंक लोन आया कर, ये नया पॉइंट सीखा। जितना अवेलेबल कैश है वो पे कर दिया, बाकी का लोन ट्रांसफर कर दिया। पॉइंट नंबर 4 में एक वर्ड लिखा हुआ है नेसेसरी। अगर नेसेसरी वर्ड हटा दें तो क्या चेंज आएगा? करेक्ट जी, जितनी पेमेंट करनी है उसका पूरा लोन लिया जाएगा। यहाँ समझे नेसेसरी वर्ड की क्या रेलेवेंस है यहाँ पर। क्वेश्चन बोले कि जेड को पे करना है लोन लेकर के, जितना पे करना है जेड को एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट लोन ले लेंगे। जो दुकान में पड़ा हुआ है 20,000 रुपए वो एज इट इज पड़ा है, क्योंकि हमें भी तो कैश चाहिए बिजनेस करने के लिए। क्वेश्चन में बोला है जितना जरूरी हो नेसेसरी हो उतना ही लोन लो। इसका मतलब जितना अवेलेबल दुकान में कैश है वो यूज कर लो और जो रिक्वायरमेंट पड़े उसके बाद उतने का ही लोन लो। इसलिए हमने पहले 20,000 रुपए पुराने वाले यूज करे, उसके बाद जो जरूरत पड़ी उसका लोन लिया। नेसेसरी वर्ड नहीं होता तो क्या चाहिए आता? वो बैंक लोन 80900। यहाँ पर आ जाता लोन 80900 और यहाँ पर बैंक 20,000 रुपए जो पुराना है वो एज इट इज रहता। नेसेसरी वर्ड का ये रेलेवेंस है। इसलिए हमने एक और बात देखी हुई है कि बिल्डिंग सिक्योरिटी पर दी है, उसका क्या रेलेवेंस है? बिल्डिंग वाला 10,000 रुपए, बिल्डिंग के पेपर रखवा दिए तब लोन मिला है। इस पॉइंट का क्या रेलेवेंस करा, क्या ट्रीटमेंट करा हमने इस आंसर में? कोई भी नहीं बताएं। सर वो बैंक लोन पे नहीं कर पाया तो बिल्डिंग से। हाँ नहीं, वो तो फीचर है कि हम लोन नहीं पे कर पाए तो बिल्डिंग को सेल कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, ये पॉइंट होता है। हमने आंसर में कोई ट्रीटमेंट नहीं करी इसकी, क्योंकि सिक्योरिटी पर देना ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसका टीएन लाइब्रेरी कर सकते हैं। कोई चीज सिक्योरिटी पर देना ये एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमने बिल्डिंग को सिक्योरिटी पर दिया कि कोई भी एंट्री कहीं पर भी नहीं करी। एक डाउट है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी लग रहा है, तो बैलेंस शीट के फुटनोट में मेंशन किया जा सकता है। नहीं, ये लायबिलिटी नहीं है। ओनली लायबिलिटी से कहते हैं इसमें पे ही करना है, हमें लेना कुछ नहीं। हम तो प्योर लायबिलिटी दिखा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो ये बात बताओ, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरी लायबिलिटी है 60900 की, लायबिलिटी इससे ऊपर तो नहीं है ना, दिस द मैक्सिमम लायबिलिटी। फिर अलग से एक सेपरेट लायबिलिटी क्यों दिखो? ओनली लायबिलिटी से कहते हैं जो एक्चुअल में लायबिलिटी है बट यहां नहीं दिखा रहा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा रहा, इसलिए बाहर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कंपनी के अकाउंट्स होते ही तो हम नोट्स टू अकाउंट्स में एक बात मेंशन करते हैं बैंक लोन के सामने कि इट इज सिक्योर्ड बाय बिल्डिंग। नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करा जाता है कंपनी ने ये लोन हमने को सिक्योरिटी पर दिया। जब बैंक लोन हम कुछ लेते हैं डिवेंचर पर सिक्योरिटी बात तो भी मेंशन करते हैं। ये रहा पहली बात। क्वेश्चन नंबर 5 इसका होमवर्क है जी, होमवर्क लिखा हुआ है उस पर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, रिवाइज करके आज देखना है।